दोस्तों यूपीएससी प्रीलिम्स को अब 170 डेज़ बचे हैं। ठीक है, पहले का जो टाइम था, पहले के जो एग्ज़ाम्स होते थे है ना 2020 तक के, उसमें आप ये कर सकते थे कि आपके पास 100 डेज़ बचे हैं तो फिर आप डेडिकेटली प्रीलिम्स की तैयारी कर सकते थे। पर क्योंकि अब जिस तरीके का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो चुका है, लास्ट ईयर का पेपर अगर आप देखेंगे तो पूरा जो पैटर्न है वो बिल्कुल अलग है। पेपर बहुत वेग है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फैक्चुअल हो चुका है पेपर। तो अब तैयारी को भी उस तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग वही कोशिश करते हैं कि डेली एटलीस्ट 5 क्वेश्चन करें जो करेंट अफेयर से जुड़े हों, लेकिन हम लोग उसको स्टैटिक्स के फॉर्म में बना के पूछें। ठीक है, जिससे क्या हो कि आपका जो वैल्यू एडिशन है, आप कैलकुलेट करेंगे अगर 30 दिन में, तो लगभग 150 टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, वो भी अच्छे से। और दूसरी चीज़ ये है दोस्तों, एक चीज़ जो है हम लोग बहुत टाइम से देख रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 1 या 2 क्वेश्चन देखने के बाद फिर उस चीज़ को नहीं देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर बात ये है कि ये वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं सिर्फ 5 क्वेश्चन हैं। ठीक है, और पाँचों के पाँचों बहुत सेलेक्टिव और एग्ज़ाम के लिए हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसमें भी अगर आप सेलेक्टिव पढ़ने जाएंगे दोस्तों तो फिर दिक्कत है। फिर एग्ज़ाम में भी वही होता है कि आप 10 नंबर से 20 नंबर से पीछे रह जाते हैं। वो गैप कहाँ से आता है, वो गैप कभी पूरा क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि आप बीच में चीज़ों को छोड़ देते हैं। इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो नहीं देखना होगा तो आप यहाँ से भी इसको बंद करके जा सकते हैं, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन देख के भी कुछ नहीं होने वाला है। और अगर आप सच में फॉलो करना चाह रहे हैं, अच्छे से फॉलो करना चाह रहे हैं, तो फिर अच्छे से करिए दोस्तों। क्योंकि हम लोगों का जो मोटिवेशन है वो भी वो लगता है कि हम लोग आखिर क्यों कर रहे हैं इतना मेहनत। अगर कोई प्रॉपर उस तरीके से सीरियस ही नहीं है अपनी स्टडीज़ के लिए तो फिर क्या मतलब है। लेकिन फिर भी 1-2 लोग तो ऐसे हैं जो मेहनत कर रहे हैं, और हम लोग वीडियो भी वही 1-2 लोग के लिए ही बना रहे हैं, और सेलेक्ट भी वही 1-2 लोग होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहला प्रश्न है, उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विकल्प 1, एनडीटी विभिन्न प्रकार के रोगजनकों जैसे वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और परजीवी कृमियों के कारण होते हैं। विकल्प 2 है, एनडीटी उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में विशेष रूप से आम है। तीसरा, तपेदिक, एचआईवी, एड्स और मलेरिया मुख्य प्रमुख उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग हैं। ठीक है, कितने विकल्प सही हैं आपको ये बताना है। यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके दोस्तों खुद से सॉल्व करिए और गलती करिए, और जो भी आप गलती करेंगे उसको नोट करके रखिए कि आपने क्या गलती की, आंसर क्या था, पर आपने क्या सोच के क्या चुना है, तो आपको आगे से क्या ध्यान में रखना है। आप समझ पा रहे हैं? एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो चलिए ठीक है कि ये रोगों से संबंधित है, तो ठीक है, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ हो सकता है, ऐसा मैं सोच लेता हूँ, इसको सही मानता हूँ। दूसरा है, उष्णकटिबंधीय रोगों के बारे में बात की गई है, पर यहाँ पे उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोला गया है। तो उष्णकटिबंधीय रोग उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आम रूप से क्यों होगा? वो तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होगा ना, इसीलिए दूसरा गलत है। तीसरा, अगर मैं सोचूं कि टीबी, एचआईवी, एड्स और मलेरिया, मलेरिया तो ठीक है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होगा क्योंकि मच्छर ज़्यादा होंगे, पर एड्स का इससे क्या रिलेशन हो सकता है, टीबी का इससे क्या रिलेशन हो सकता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से, वो समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए आंसर 3 को भी मैं गलत मान लेता हूँ। ठीक है, कितने सही हैं? तो मैं सिर्फ एक को सही मानता हूँ। अब मुझे नहीं पता आंसर सही है गलत है, पर मैं इस अप्रोच से इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में आएंगे 100 क्वेश्चन, मेरे को उसमें से 25-30 क्वेश्चन आते होंगे मैक्सिमम, जिसमें से मैं सॉल्व करूँगा तो हो सकता है कि 5 क्वेश्चन गलत हो जाए, 20-22 क्वेश्चन सही बचें, और मेरे को एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए कम से कम 50-60 क्वेश्चन सही करना है। तो फिर वो क्वेश्चन कैसे सही होंगे? वो क्वेश्चन ऐसे ही सही होंगे दोस्तों, ऐसी ही प्रैक्टिस करके सही होंगे। कोई तुक्का, कोई ट्रिक, कोई शॉर्टकट क्लास कुछ नहीं है ऐसा जो आपको एग्ज़ाम क्लियर करा सके। आप लिख के रख लो, प्रीलिम्स के बाद आपको फिर वो लगेगा कि प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज़ थी जो इस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट थी, बस और कुछ भी नहीं। क्योंकि आप हर चीज़ पढ़ रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो, सब कोई कर रहे हैं, लेकिन जब प्रैक्टिस की बात आती है, जब टेस्ट देने की बात आती है, तो लोग सोचते हैं कि ये टाइम वेस्टेज है। पर एग्ज़ाम इस प्रीलिम्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर कुछ है दोस्तों, तो वो है टेस्ट सीरीज़, वो है क्वेश्चन सॉल्व करना। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका आंसर जैसा हमने सोचा वैसा है कि नहीं है। तो देखिए दोस्तों, एनडीटी संक्रामक संक्रमणों का एक समूह है जो अफ्रीका, एशिया और अमेरिका के विकासशील क्षेत्रों में हाशिए पर रहने वाले
समुदायों में सबसे आम है। ये विभिन्न प्रकार के रोगजनकों जैसे वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और परजीवी कृमियों के कारण होता है। ठीक है, कथन एक सही है जैसा हमने सोचा था। एनडीटी विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आम है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आम है। ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चन में क्या था, उपोष्णकटिबंधीय, इसलिए हमने इसको गलत माना था। ठीक है, फिर तीसरा ऑप्शन जो था यहाँ पर देखें तो तपेदिक, HIV, एड्स और मलेरिया जैसी बीमारियों की तुलना में इन संक्रमणों पर अनुसंधान और उपचार के लिए आमतौर पर कम धन मिलता है। ठीक है, एनडीटी के उदाहरण है सर्पदंश का विष, खुजली, जम्हाई, ट्रैकोमा। ठीक है, इस तरीके का, इसीलिए कथन 3 जो है वो भी सही नहीं था। तो हमने जैसे सोचा हमने आंसर निकाल लिया था कि ये सही होगा, ये दोनों गलत होगा। हो सकता है आपने पढ़ाई नहीं की हो इसके बारे में, तो आप कितना पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ लेंगे दोस्तों, कि कहाँ तक आप किस नॉलेज को चेस करने वाले हैं। आप नहीं कर सकते। यूपीएससी कुछ भी बना के दे सकती है, वो आपसे 2 कदम आगे है। उसको पता है कि अगर आपने सिर्फ इतना पढ़ा है तो इसके और डीप को पूछेगी, तो भी आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। आप कुछ नहीं कर सकते भाई। और यही हिंदी मीडियम वाले लोग के साथ दिक्कत है कि वो जितना आता है उतना करने की कोशिश करते हैं, और जो नहीं आता है उसको फिर आंख बंद करके तुक्का मार के आ जाते हैं। ऐसे में नहीं होता है ना, आपको शुरू से लेके लास्ट तक करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेरीज आए हैं ना बच्चों के, कितना कॉमन सा बात सबको पता है कि हाँ ये चीज़ इस एग्ज़ाम के लिए करनी है, वो नहीं कर रहे हैं। और बस स्ट्रेटजी वीडियो कैसे करना है, तैयारी, 6 महीने का प्लान, ये वो। अरे आप दूसरे का 6 महीने का प्लान क्यों देख रहे हो यार, आपका खुद का प्लान नहीं है 6 महीने का, और आपको IAS बनना है, तो ऐसे में नहीं हो पाएगा भाई। चलिए देखते हैं आगे का क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रकार के डार्क पैटर्न पर विचार कीजिए। सब्सक्रिप्शन ट्रैप बनाना। ठीक है, अभी जो सब्सक्रिप्शन टैब है इसका मतलब है रद्दीकरण को जटिल बनाना। बास्केट स्कैनिंग मतलब अतिरिक्त उत्पाद को शामिल करना, और सास बिलिंग का मतलब है आवर्ती भुगतान उत्पन्न करना। ठीक है, कितने सही हैं। अब आपको डार्क पैटर्न के बारे में पता है क्या दोस्तों, आइडिया है क्या, आप जानते हैं? न्यूज़पेपर से क्वेश्चन है, आपने न्यूज़पेपर पढ़ा था, आप सॉल्व करिए इसको अगर आपने करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ा है तो। चलिए अब मैं बताता हूँ इसका आंसर। देखिए, डार्क पैटर्न जिसे भ्रामक पैटर्न के रूप में भी जाना जाता है, वेबसाइट और ऐप्स द्वारा उपयोगकर्ताओं को ऐसे कार्य करने के लिए नियोजित रणनीतियों को संदर्भित करता है जो उनका इरादा नहीं है, या उन व्यवहार को हतोत्साहित करता है जो कंपनी के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। ठीक है, पॉइंट समझ में आया आपको ये वाला। दूसरा देखेंगे, CCPA ने अपनी अधिसूचना में 13 प्रकार के डार्क पैटर्नों को रेखांकित किया है। ठीक है, क्या क्या है वो? झूठी अत्यावश्यकता, इसका अर्थ है कि तत्काल खरीदारी हेतु प्रेरित करने के लिए तात्कालिक या कमी की गलत धारणा पैदा करना अथवा संकेत देना ताकि उपयोगकर्ता को तत्काल खरीदी करने अथवा तत्काल कार्रवाई करने के लिए गुमराह किया जा सके। कई बार ऐसा होता है कोई प्रोडक्ट आपको उतना अर्जेंट नहीं होता, फिर भी आप ऐसा होता है उसका कि आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ मेरे को तुरंत लेनी ही चाहिए। दूसरा, बास्केट स्कैनिंग, उपयोगकर्ता की सहमति के बिना चेकआउट के समय शॉपिंग कार्ट में अतिरिक्त उत्पाद शामिल करना जिसके परिणाम स्वरूप अधिक भुगतान प्राप्त किया जा सके। समझ रहे, एक्स्ट्रा हम लोग अपने तरफ से कुछ सामान ऐड कर देते हैं जब हम लोग कार्ट में कुछ चीज़ को ऐड करते हैं तो। तीसरा देखें, कन्फर्म शेमिंग, व्यावसायिक लाभ के लिए उपयोगकर्ताओं को विशिष्ट कार्यों के लिए प्रेरित करने हेतु डर अथवा शर्म की भावना उत्पन्न करना। समझ रहे हैं। जबरन कार्रवाई, उपयोगकर्ता को अतिरिक्त खरीदारी अथवा व्यक्तिगत जानकारी साझा करने जैसी आवश्यक कार्रवाई के लिए विवश करना। ठीक है, और फिर है सदस्यता जाल, रद्दीकरण को जटिल बनाना, विकल्पों को छिपाना या मुक्त सदस्यता के लिए भुगतान विवरण को बाध्य करना। ये हुआ। और देखें, इंटरफेस हस्तक्षेप, प्रलोभन और युक्ति, ड्रिप मूल्य निर्धारण, छद्म विज्ञापन, परेशान करना, ट्रिक प्रश्न, सास बिलिंग, अवांछित मालवेयर। यहाँ पे वीडियो को पॉज करके दोस्तों आप एक बार इन सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन ही बन रहे हैं यूपीएससी में। जो बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स है उससे क्वेश्चन बन तो रहे हैं, पर उसमें इस तरीके के जो रैंडम टाइप की चीज़ें हैं उनको पूरी तरीके से अच्छे से मिक्स कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। वो ज़माना गया कि प्रीलिम्स हो जाता था पहले, अब आपको पूजा पाठ भी अच्छे से करिएगा दोस्तों, क्योंकि लक फैक्टर भी इसमें आ गया है, क्योंकि यूपीएससी का पेपर ही इतना रद्दी बन रहा है अब कि कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। तट रेखा विश्लेषण से पता चलता है कि भारतीय तट का 34% हिस्से का क्षरण हो रहा है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तटीय हिस्सों के संरक्षण और सुरक्षा के उद्देश्य से तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना 2019 को जारी किया गया है। अब देखिए कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, इन्वायरमेंट का है, और मतलब इन्वायरमेंट के ऐसे टॉपिक्स जो नियम कानून जिसमें रिलेटेड होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने हर बार बोला है, और आप यूपीएससी का पीवाईक्यू उठा के देखेंगे तो आपको वो चीज़ दिखेगी। फिर यहाँ पे आपको करना ये है दोस्तों, अगर प्रीलिम्स क्लियर करना चाहते हैं आप सच में, तो एक ही तरीका है, वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, गलती करिए, और फिर देखिए कि आपने क्या गलती की और उसमें आपको क्या सुधार करना है। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी में अगर एक भी क्वेश्चन गलत हुआ ना दोस्तों तो 2.66 मार्क्स माइनस होते हैं। इसका मतलब है कि 4 क्वेश्चन गलत कर दोगे तो 10 नंबर से पीछे हो जाओगे आप, जो कि बहुत बड़ा होता है। ठीक है, चलिए देखिए इसका आंसर। राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र भारत सरकार के विज्ञान पृथ्वी मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है, जिसे केंद्रीय डोमेन के तहत सभी बहुविषयक अनुसंधान करने के लिए अनिवार्य किया गया है, जिनमें समुद्री प्रदूषण, तटीय प्रक्रियाएं और खतरे, तटीय आवास तथा पारिस्थितिकी तंत्र एवं क्षमता निर्माण व प्रशिक्षण शामिल हैं। अतः कथन एक जो है वो सही नहीं है। दूसरा देखेंगे, तट रेखा विश्लेषण से पता चलता है कि 34% तट का क्षरण हो रहा है, 28% साथ साथ बढ़ भी रहा है तथा 38% स्थायी स्थिति में है। ठीक है, विकल्प 2 सही है। तीसरा देखेंगे, तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने तटीय हिस्सों तथा समुद्री क्षेत्रों के संरक्षण एवं सुरक्षा व मछुआरे तथा अन्य स्थानीय समुदायों के लिए आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना 2019 को जारी किया है। इसलिए कथन 3 जो सही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बात की गई थी पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय, और यहाँ पे बात की गई है वन, पर्यावरण और वन मंत्रालय। तो देखिए दोनों मंत्रालय, इसका यहाँ पे होना था, ये यहाँ पे होना था। ठीक है, इसीलिए दोनों विकल्प हो गए गलत, सिर्फ एक सही है, आंसर हुआ ए। आप समझ रहे हैं किस तरीके से आंसर्स को आपस में इंटरचेंज कर दिया जाता है और क्वेश्चन को गलत फ्रेम किया जाता है। यही तरीका है। आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना, कोई भी स्टेटमेंट हो, जैसे ये स्टेटमेंट है तो ये या तो सही होगा या तो ये गलत होगा। और कोई भी स्टेटमेंट जेनरिक तरीके से अगर एग्जामिनर ने इसको कहीं से उठाया है तो वहाँ पर सही लिखा होगा। अब एग्जामिनर इस सही स्टेटमेंट को गलत करने के लिए क्या क्या तरीके अपना सकता है और वो गलत करेगा तो क्यों करेगा, ये चीज़ आपको पहले से सोचना पड़ेगा, तब जाके आप आंसर के आसपास भटक सकते हो, तब जाके आप यूपीएससी का जो कट ऑफ होता है प्रीलिम्स का उसके आसपास भटक सकते हो। वरना दोस्तों अगर कट ऑफ 80 भी है ना, 70 भी है, तो आपके नंबर आते हैं 35-40, और आप बोलते हो कि ये पेपर ही रद्दी है, घटिया है, एग्ज़ाम ही घटिया है, और आप कितना भी मेहनत कर लो आप उसको पार नहीं कर सकते। तो यही सारी चीज़ें हैं, यही सारे गैप्स हैं जिस पे आपने कभी नहीं सोचा, और कोचिंग वालों ने कभी नहीं बताया है आपको, ना वो बताने वाले हैं, वो कभी नहीं बताने वाले हैं। ठीक है, आपको खुद से खोजना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, पीएम ई विद्या योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह शिक्षा तक मल्टी मॉडल पहुँच को सक्षम बनाने के लिए डिजिटल, ऑनलाइन, ऑन एयर शिक्षा संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करती है। पीएम ई विद्या पहल सभी राज्यों के सभी छात्रों के लिए निःशुल्क उपलब्ध है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा बड़ी संख्या में ई पुस्तकों, ई सामग्री के भंडार के रूप में कार्य करने के लिए इस योजना के हिस्से के रूप में दीक्षा पोर्टल बनाया गया है। अब देखिए दोस्तों, सरकार का है पीएम ई विद्या योजना। ठीक है, इसमें पीएम वर्ड भी यूज़ किया गया है। अब आप देखें कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो इस चीज़ को सपोर्ट करता है। यहाँ पे बात की सभी राज्यों के सभी छात्रों के लिए निःशुल्क, तो ये तो अच्छी बात है ना। सरकार तो चाहती है कि उसकी छवि और अच्छी से अच्छी दिखे, तो ये चीज़ तो बिल्कुल होना चाहिए। अब ये है कि नहीं है वो अलग बात है, पर 99.99% चांस है कि सही होना चाहिए। ठीक है, फिर देखेंगे, शिक्षा तक मल्टी मॉडल पहुँच को सक्षम बनाने के लिए डिजिटल, ऑनलाइन, ऑन एयर शिक्षा संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करती है। तो ये भी अच्छी चीज़ है कि ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दे रही है। ठीक है, और तीसरा वही चीज़ है यहाँ पर कि बड़ी संख्या में ई पुस्तक की सामग्री के भंडारण के लिए इस योजना के हिस्से के रूप में दीक्षा पोर्टल। तो अब दीक्षा पोर्टल इससे रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, वो भी एक बात है। तो गलत होने के इसके थोड़े चांसेस है, पर ये दोनों के चांसेस बहुत कम है ऊपर के। सही पूछ रहा है, चलिए देखते हैं आंसर।
यहाँ पर देखिए दोस्तों, कथन 1 सही है। अब क्यों सही है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, और कथन 2 भी सही है। क्यों सही है वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था कि आप अपने माइंड को थोड़ा सा ब्रॉड करके सोचिए कि सरकार की एक योजना है पीएम ई विद्या योजना, ठीक है। तो पीएम का भी नाम जुड़ रहा है उसमें, यानी कि केंद्रीय स्तर की योजना है वो। तो उसमें क्या सभी लोगों के लिए व्यवस्था नहीं होगी? आखिर सरकार जब भी पॉलिसी लाती है तो बातें तो अच्छी अच्छी करती है ना, कम से कम, कि बेरोजगारी हटा देना है, 0% पे ले आएंगे, महंगाई घटा देंगे। होता तो कुछ नहीं है, बट बात तो करते हैं ना। और आंसर में आपको उसी तरीके से सोच के करना है। फिर आप यहाँ पे देखें दीक्षा के बारे में, ठीक है। तो दीक्षा यहाँ पर आपको दिखेगा इसका घटक, ठीक है। तो यहाँ पर यह तीनों का तीनों विकल्प आपके जो हैं सही हैं, आपको ध्यान रखना है इसको। तो आप समझ रहे हैं, आप उसी हिसाब से इसको भी सोचिए। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी को वर्ष 1986 में राष्ट्रीय पुलिस आयोग और गृह मंत्रालय के कार्यबल की सिफारिशों के आधार पर स्थापित किया गया था। अब बहुत महत्वपूर्ण संस्था है दोस्तों ये। इसका ओरिजिन के बारे में पूछा है, मालूम होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं, पर अभी जब जानकारी मिलेगी तो अच्छे से ध्यान में रखिएगा उसको आगे। यह भारतीय और विदेशी अपराधियों के फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड करने के लिए नेशनल वेयर हाउस के रूप में काम करता है तथा फिंगरप्रिंट जांच के माध्यम से अंतर्राज्यीय अपराधियों का पता लगाने में सहायता करता है। अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है, अपराध का रिकॉर्ड रखने वाला ब्यूरो है ये, ठीक है। क्राइम इन इंडिया और आकस्मिक मृत्यु एवं आत्महत्या इसके प्रकाशित रिपोर्ट है, ठीक है। तो भाई रिकॉर्ड ब्यूरो है तो क्राइम से रिलेटेड रिकॉर्ड या वो तो इसका है ही कि ये वैसे रिपोर्ट्स करेगा। तो ये तो क्राइम इन इंडिया, ठीक है। आकस्मिक मृत्यु एवं आत्महत्या जो है उसको भी ये कवर कर सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, इसकी स्थापना केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत 1986 में की गई है, ठीक है। यह राष्ट्रीय पुलिस आयोग और गृह मंत्रालय के कार्यबल की सिफारिश के आधार पर स्थापित किया गया था, इसलिए कथन 1 सही है। गृह मंत्रालय का हिस्सा मुख्यालय नई दिल्ली में है, ठीक है। फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड रखने के लिए नेशनल वेयर हाउस के रूप में काम करता है, ठीक है। रिपोर्ट देखें, क्राइम इन इंडिया, आकस्मिक मृत्यु और आत्महत्या, जेल सांख्यिकी, भारत में गुमशुदा महिला और बच्चों पर रिपोर्ट, इसलिए कथन 3 भी सही है, ठीक है। आपको समझ में आएगा यहाँ तक। तो अब यहाँ पर देखिए, ये सही है, ये सही है और ये सही है, पूछा भी सही है। तो आंसर क्या होगा? आंसर सी, ठीक है दोस्तों। एक चीज़ अभी से लिख के रखिए, आप जितना भी पढ़ सकते हैं पढ़िए। अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तो आप 100 में से 35 के आसपास क्वेश्चन कर पाएंगे, 30 के आसपास कर पाएंगे। 35 तो बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं। और बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर देते हैं पागलों के जैसे, तो आप 100 में 35 के आसपास पहुँचेंगे, ठीक। यानी आप सिर्फ 5 क्वेश्चन का गेन कर पाएंगे पागल जैसे पढ़ने के बाद। 35 क्वेश्चन भी आप एकदम एग्जैक्ट सही भी मार के आएंगे, 70 नंबर होता है, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। 100% मैं बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि ये प्रीलिम्स जो है वो सिलेक्शन नहीं है, वो एलिमिनेशन प्रोसेस हो है, ठीक है। आप निकालना है यूपीएससी को 10 लाख लोगों में से 10,000 को चुनना है। आप समझ रहे हैं कितना ज़्यादा इसको टफ बनाने का कोशिश करते हैं वो लोग। उसके बाद फिर आपको ना तो आंसर की मिलना है ना कुछ मिलना है, ठीक है। तो उस हिसाब से, और जो मार्केट में आंसर किए होंगे कोचिंग सेंटर के वो भी सब अलग अलग होंगे। तो आपको प्रिपरेशन जब करना है तो ध्यान में रख के करना कि आपको कम से कम 50 क्वेश्चन ऐसे करने हैं जिसके बारे में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। वैसे आप 50 क्वेश्चन करेंगे तो चांस होगा आपके पास में कि आप वैसे 50 में से 25 सही कर पाएँ। और अगर आप ढंग से पढ़ रहे हैं, 30 यहाँ सही कर रहे हैं, 25 यहाँ कर रहे हैं, तो 55 के आसपास सही करेंगे, आपका कट ऑफ पार हो जाएगा, ठीक है। यही है दोस्तों गणित इस परीक्षा का। और मैं आपको ये चीज़ इसीलिए बार बार समझा रहा हूँ दोस्तों, बहुत मेहनत कर रहे हो आप लोग, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ का इतना इंपॉर्टेंट टाइम आप लोग दे रहे हो यहाँ पर ना। सब कुछ छोड़ के आप देखो अपने दोस्तों को, आपके पुराने स्कूल के दोस्तों को और बाकी लोगों को, वो लोग कुछ भी कर रहे होंगे, अगर यूपीएससी नहीं कर रहे हैं तो अपनी ज़िंदगी को जी पा रहे होंगे, पर आप लोग वैसा नहीं कर पा रहे हो। अगर आप लोग ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो, इसीलिए आप लोग डिज़र्व करते हो इस चीज़ को, समझो, ठीक है। प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप प्लीज़ सीरियस हो जाइए दोस्तों। 170 डेज़ बचे हैं, हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं। अगले साल लगेगा कि अगले साल होगा, उस बार लगेगा कि उसके बाद होगा, उसके बाद होगा, और ऐसे करते करते आपका सारा जो युवा अवस्था का जो महत्वपूर्ण समय है, जो 6-7 साल हैं, बर्बाद हो जाते हैं। ना सिलेक्शन होता है ना कुछ होता है,
ज़िंदगी एक अलग तरीके से बर्बाद हो जाती है बिल्कुल। ठीक है, इसलिए दोस्तों प्लीज़ सीरियस हो जाइए। यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है, कमेंट करिए, टेलीग्राम चैनल पे मैसेज करिए, जो भी प्रॉब्लम है आप बताइए, हम लोग उस पर बात करेंगे, डिस्कस करेंगे उसको। लेकिन आप लोग मेहनत करना मत छोड़िए। आपको हमारे चैनल के वीडियोस नहीं पसंद हैं, चैनल सबको डिसलाइक करिए, चैनल को अनसब्सक्राइब करिए, लेकिन आप जहाँ भी फॉलो कर रहे हैं, जो भी फॉलो कर रहे हैं, अच्छे से करिए, खूब मेहनत करिए यार। हम लोग का दिक्कत नहीं, हम लोग तो आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि हम लोग यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, हम लोग एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहे हैं। पर एग्ज़ाम देना आप लोगों को है, दिक्कत आप लोगों को है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय। तैयारी करिए अच्छे से।